नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अराउंड द जीएस पर। पिछले वीडियो में हम शुरू कर रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, कला, संस्कृति और विरासत। इसमें पार्ट 1 हमने आपको बताया था कि जीविकोपार्जन में परिवर्तन तक हम लोग कवर कर लिए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम उससे बचा हुआ पार्ट देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो मृद भांडों यानी मिट्टी के जो बर्तन है उसका प्रयोग का साक्ष्य मध्य पाषाण काल से ही मिलने लगता है, किंतु नियमित रूप से इनका जो प्रयोग है वह नवपाषाण काल में आरंभ हुआ। नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति का नाम दिया जाता है, क्योंकि जब कृषि कार्य आरंभ हुआ तो फिर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कई क्षेत्रों में परिवर्तन आ गए। फिर देखिए नेक्स्ट है, आगे प्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रचलन शुरू हो गया। इसे ताम्रपाषाण काल नाम से जाना जाता है, क्योंकि तांबे के उपकरण पत्थर के उपकरणों से कहीं अधिक बेहतर होते थे, इसलिए ताम्रपाषाण काल में आकर कृषि व्यवस्था और भी बेहतर तरीके से कृषि होने लगी। फिर समाज में क्या परिवर्तन हुआ, तो पुरापाषाण काल में समाज समता मूलक समाज का उदाहरण है। यानी पुरापाषाण काल का जो समाज है वह समता मूलक था। इसे बैंड सोसाइटी कहा जाता है, मतलब समानता थी, एक तरीके से कह सकते हैं। तो उस समय लोग शिकार और खाद्य संग्राहक से उतना ही अर्जन करते थे जितना कि खपत हो जाता था, और अतिरिक्त उत्पादन की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। फिर अब जहां तक महिला पुरुष संबंध का सवाल है, तो इस संबंध में मानव शास्त्रियों की यह धारणा है कि महिलाओं की स्थिति उत्पादन और उसकी भागीदारी के आधार पर उनकी स्थिति का आकलन किया जा सकता है, क्योंकि महिलाएं मुख्यतः खाद्य संग्रह से जुड़ी हुई होती हैं और शिकार की तुलना में खाद्य संग्रह को अधिक महत्व प्राप्त था। इसलिए सामान्यतः महिलाओं की स्थिति समाज में अधिक बेहतर रही होगी, ऐसा मानव शास्त्री मानते हैं कि पुरापाषाण काल के समय में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी रही होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य पाषाण काल में भी समाज समता मूलक ही था। पुरापाषाण काल में तो था ही, मध्य पाषाण काल में भी समता मूलक समाज था। पहली बार इस काल में परिवार की परिकल्पना का विकास हुआ, अर्थात जब बूढ़े व्यक्ति को बच्चों की देखभाल के लिए घर पर छोड़ा जाने लगा तो यह समझा जाने लगा कि इस समय अब उस समाज में परिवार की परिकल्पना का विकास हो रहा है। इस काल में मृतक व्यक्ति के शवादान का विकास मृतक संस्कार के रूप में शुरू हुआ। मध्य पाषाण काल में जो मृतक व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार होता है उससे संबंधित साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस काल में मृतक संस्कार के रूप में किया जाता था शवादान। फिर नेक्स्ट है कि नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल तक आकर लोग आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे थे, अतः समाज में विभाजन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा कोई चीज होती है तो फिर उसमें विभाजन होना निश्चित होता है। तो इस समय जरूरत से ज्यादा जब उत्पादन होने लगा तो समाज में विभाजन आ गया, इसलिए इस काल में मुखिया तंत्र की शुरुआत हुई। फिर बैंड सोसाइटी जो समता मूलक समाज था उसका स्थान मुखिया तंत्र ने ले लिया। घरों की बनावट और धान्य कोठारों की उपस्थिति एक मुखिया तंत्र की ओर इशारा करती है। यानी मध्य पाषाण काल में जो बैंड सोसाइटी थी उसका स्थान अब मुखिया तंत्र ने ले लिया। घरों की बनावट, जैसे अब एक व्यक्ति रहेगा तो एक घर, अगर दो रह रहे हैं तो दो घर रहेंगे, तो घरों की बनावट के हिसाब से यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय विभाजन की शुरुआत हुई थी समाज में। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन क्या क्या हुए। तो आरंभिक मानव का अधिकांश समय जीविकोपार्जन में चला जाता था, परंतु धीरे धीरे वह अपने परिवेश के साथ आदान प्रदान स्थापित करने लगा।
इसके परिणाम स्वरूप धर्म एवं कला का भी विकास हुआ। वैसे कला के रूप में हमें हड्डी और पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं, परंतु कला का मुख्य रूप हमें चित्रकला के रूप में देखने को मिलता है। अब देखिए चित्रकला का विकास कैसे हो रहा है। तो वैश्विक संदर्भ में चित्रकला का विकास पूरा पाषाण काल से ही माना जाता है, यानी पूरी दुनिया मानती है कि जो चित्रकला है वो पूरा पाषाण काल से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के महाद्वीपों में कुछ चित्र मिले हैं जो पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से चित्रकला का विकास मध्य पाषाण काल में ही शुरू होता है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका आदि महाद्वीपों से हमें चित्र मिले हैं। भारत के संदर्भ में एक दृष्टिकोण यह कहता है कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका की जो गुफा है उसके कुछ चित्र जो हैं वो पूरा पाषाण काल की उत्तर अवस्था से जुड़े हुए हैं। उत्तर अवस्था यानी कि लास्ट पीरियड। पूरा पाषाण काल का जो अंतिम अवस्था थी, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका के चित्र हैं वो उस अवस्था से जुड़े हुए हैं। परंतु सामान्य धारणा यह है कि भारत में चित्रकला का स्पष्ट रूप मध्य पाषाण काल में आकर देखने को मिलता है। फिर मध्य पाषाण काल में प्राय दो प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। एक गुफा की दीवार को खुरच कर, जिसे पेट्रोग्लिफ चित्र कहा जाता है। जो दीवार को खुरच कर चित्र बनाए जाते थे उसे पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। तथा दूसरे रंगों का उपयोग करके बनाए गए चित्र। देखिए दो तरह की मध्य पाषाण काल में चित्रकला बनाई जाती थी। एक तो दीवार को खुरच करके, फिर दूसरा है कि रंगों का प्रयोग करके। और इस समय काल में 16 प्रकार के रंगों का प्रयोग होता था। ये चित्र या तो गुफा के अंदर बनाए जाते थे या फिर गुफा के बाहर चट्टानों पर बनते थे। अब मध्य पाषाण काल में जो चित्र बनते थे, कौन कौन से चित्र बनाए जाते थे, तो इसमें शिकार के दृश्य होते थे, सामूहिक नृत्य का चित्र है, महिलाओं द्वारा खाद्य संग्रह किया जाता है उसके चित्र बनाए जाते थे, फिर गर्भवती महिलाओं के चित्र हैं और माता के द्वारा शिशु को पालने का चित्र है। ये सारे चित्र इस काल में बनाए जाते थे। फिर मध्य पाषाण कालीन चित्रों से क्या तात्पर्य है कि संभव है कि लिपि की अनुपस्थिति में मध्य पाषाण कालीन जो मानव था इन चित्रों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करता था। यानी लिपि थी नहीं, लिखने का कोई नॉलेज उनको था नहीं, तो वो चित्रों के माध्यम से अपने मनोभाव को व्यक्त करते थे। लिपि के अभाव में ये चित्र ही उनके बोलते हुए मालूम पड़ते हैं। यह भी संभव है कि शिकार पर जाने से पहले वे इन चित्रों के माध्यम से किसी अनुष्ठान को पूरा करते थे ताकि उन्हें बेहतर रूप से शिकार मिल सके। जिस तरह हम लोग वर्तमान समय में कहीं काम पे जाते वक्त घर से पूजा पाठ करके निकलते हैं, उसी तरह हो सकता है कि वो लोग भी ऐसे चित्र बना के जाते हों ताकि उन्हें बेहतर रूप से शिकार मिल सके। यानी कि इनका अनुष्ठानिक महत्व भी हो सकता है। फिर इस मध्य पाषाण काल में जो चित्र बनाए गए हैं उनका क्या महत्व है, तो लिपि की अनुपस्थिति में चित्र ही बोलते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें शिकार वाले दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के मन में करुणा का भाव जग रहा था। मध्य पाषाण काल का जो शिकार वाला चित्र है तो उससे ये पता चलता है कि लोगों के मन में करुणा का भाव जग रहा था, क्योंकि प्रायः शिकार के दृश्य में शिकारियों को सशरीर न दर्शाकर केवल सांकेतिक रूप में दर्शाया गया है। यानी कि जो चित्र मिला है उसमें जो लोग हैं उनको केवल संकेत रूप में, जैसे माचिस की तीली होती है उस तरह से उनको बनाया गया है, भरा पूरा शरीर नहीं बनाया गया है। तो इससे पता चलता है कि वो अपने आप को इस हिंसा से छुपाना चाहते थे। इसका अर्थ है कि शिकार के दौरान जो पशु हत्या होती थी उनसे उन्हें पीड़ा होती थी, ऐसा
अनुमान लगाया जाता है, इसलिए वे अपने आप को सीधे तौर पर नहीं जोड़ना चाहते थे। उसी प्रकार अकेला शिकार का चित्र ना होना, यानी कि जितने भी चित्र मिले हैं वो सब ग्रुप में शिकार करते हुए मिले हैं, एक साथ कई लोग हैं, लेकिन एक अकेला चित्र कहीं पर भी नहीं प्राप्त हुआ है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि मानव अपने आप को हिंसा से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ना चाहता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक दावत एवं समारोह की भावना प्रबल हो रही थी, अर्थात अब समुदाय की भावना मजबूत होने लगी थी धीरे धीरे। इन चित्रों में जो नृत्य एवं संगीत के चित्र हैं वे दर्शाते हैं कि लोगों के जीवन में लय की तलाश आरंभ हो गई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पाषाण कालीन चित्रकला में सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध उसको कहा जाता है जो अपने मन के भीतर जो भाव उत्पन्न होता है उसको सौंदर्य बोध कहा जाता है। उस समय की चित्रकला में मानव में उभर रहा करुणा का भाव, क्योंकि अकेला चित्र कहीं पर भी नहीं है, शिकार करता हुआ कोई भी एक व्यक्ति नहीं दिखाया गया है, सारे के सारे ग्रुप में दिखाए गए हैं। फिर दूसरा है माता के द्वारा शिशु को पालने का दृश्य, शिकार वाले दृश्य और लय की तलाश। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पाषाण कालीन चित्रकला का सौंदर्य बोध आधुनिक चित्रकला से कहां तक मिलता जुलता है। तो मध्य पाषाण कालीन चित्रकला का उद्देश्य भी लय को तलाशना था। लय यानी रिदम, जब नृत्य होता है तो एक रिदम के साथ होता है, तो रिदम को तलाशना था और वर्तमान चित्रकला का उद्देश्य भी लय को तलाशना ही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पाषाण कालीन में चित्रों में प्रतीकात्मकता थी, यानी प्रतीक के माध्यम से दर्शाया जाता था चीजों को, और वर्तमान चित्रकला जो है उसमें भी प्रतीक का भी प्रयोग होता है। तो एक तो ये समानता थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पाषाण कालीन चित्रकला मानव के सरल भावों की अभिव्यक्ति है। सरल भाव मतलब जैसे कि पेड़ हो गया, कोई पशु हो गया, व्यक्ति हो गया, मतलब बहुत सरल सरल चित्र हैं। लेकिन जो वर्तमान चित्रकला है उसमें मानव के जटिल भावों की अभिव्यक्ति की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कल देखेंगे अगले वीडियो में।